होती है उसके अंदर, और उसके दो एंड्स होते हैं। आउटसाइड वाला जो एंड होता है हाइड्रोफोबिक होता है, और अंदर वाला जो एंड होता है वो जैसा, हाँ मतलब लिपिड के लिए वो ज़्यादा वो होता है। तो ऐसा देखो, जब उससे पता चल रहा है तो अपने बॉडी में भी दो तरह की चीज़ें अपन होते हैं खाते, अपने को सबको पता है कि या तो जल में घुलनशील वाली चीज़ खाते हैं या वसा में घुलनशील वाली चीज़ खाते हैं। विटामिन भी ऐसे ही होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो देखो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल ही यही कहता है कि सेल में उस मतलब सेल के अंदर अगर कोई चीज़ आएगी तो या तो वो पानी में अच्छी तरीके से घुली होनी चाहिए या वसा में अच्छी तरीके से घुली होनी चाहिए, इसको अगर अंदर तक जाना है तो, है ना। तो अपने यहाँ देखो कितना बढ़िया वो है, अपने पास क्या है चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ चीज़ है जो स्नेहपान की जो बताई गई है कि स्नेहपान जो करेगा वो सेल मेम्ब्रेन में उसकी औषधि की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है वो। इसीलिए स्नेहपान का जो अपने पास वो है एक साधन, जो करण जो अपने चिकित्सा में दिया गया है स्नेहपान का, लिपिड का, कि मतलब एज ए चिकित्सा में हम उसको यूज़ करते हैं स्नेहपान जब करवाते हैं। और कुष्ठ जैसी चिकित्सा में जहाँ तक मतलब स्किन के बाहरी भाग तक जब अपने को पहुँचाना होता है औषधि को, तो सबसे पहले चिकित्सा उसकी लिखी हुई है सर्पी पानम पश्यते, है ना, कि सर्पी पान करवाओ, घृतपान करवाओ। और घृतपान जब घी का जो डाइजेशन होता है तो अपने को पता ही है वहाँ पे फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट बनते हैं। तो जब सेल की अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब अच्छे से फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल को देखेंगे तो उसमें अपन यही पाएंगे कि बाईफॉस्फोलिपिड की जो लेयर है वो फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल से कंट्रोल होती है, उसकी फ्लूइडिटी कंट्रोल होती है। फ्लूइडिटी को कंट्रोल करने के 4-5 फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर से भी होता है ना। तो टेम्परेचर के लिए अपन स्नेहन स्वेदन जो करते हैं तो उससे भी मेंटेन हो रही है। साथ में उसके बाद बाहर जब स्नेहन स्वेदन कर लिया, उससे फिर जो अंदर स्नेहन करते हैं, अभ्यंतर स्नेह करते हैं, तो बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। फिर अपने पास बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाती हैं। जैसे सबसे बड़ी उसमें त्रिकटु जो है, त्रिकटु में से जो मरीच होती है, मरीच किस में आती है उसमें, सारंगधर ने उसको किस वाले उसमें रखा है, प्रमाथी बोला है क्या मरीच को, है ना। और उसमें लिखा होगा कि स्रोतों तक वो पहुंचाने वाला काम करता है मरीच जो होता है। तो वो अपन जब उसमें फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब यही होता है ना कि हाँ, कि मतलब अपन ने जो ड्रग इंटेक किया है वो टारगेट सेल तक कितना जल्दी पहुंच रहा है या किस तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ना। अपन ने अंदर इंटेक तो कर लिया है ना, किसी भी रूट से लिया हो, वो ओरल हो या आईवी से लिया हो या मस्कुलर लिया हो, किसी भी रूट से लिया हो, टारगेट सेल तक अगर वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों को अपने पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अपन अनुपान इसीलिए देते हैं। अनुपान भी एक तरह से बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाने का काम करता है। कि अपने पहले से डिज़ाइन है कि ये वाली औषधि लेंगे तो इस अनुपान के साथ अगर लेंगे तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी टारगेट सेल तक, है ना। उसी तरह घृतपान रहता है, बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मरीच का प्रयोग, जैसे हर एक पहले के ज़माने में काली मिर्च, शहद और मिला के उसको खा लो। शहद योगवाही हो गया, मरीच बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाने वाला हो गया। हल्दी हो गई, हल्दी भी इसी तरह, हल्दी को इसीलिए बोला जाता है, कहीं अभी 2-3 दिन पहले ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि हल्दी जो अपन खाते हैं जब सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाने में अपन क्या करते हैं कि हल्दी को कि कब डालते हो, जब तुम सब्जी बनाते हो तो हल्दी कब डालते हो उसमें बताओ। हल्दी को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पूरा बघार जब हो जाता है ना, उसके बाद जब बघार लगा लेते, छौंक लगा लेते हैं, उसके बाद सब्जी वब्जी डाल दी, उसके बाद उसमें डालते हैं वो जो पानी डालने वाले होते हैं। ऐसा नहीं, हल्दी को तेल में ही डाल देना चाहिए। हल्दी जब सब्जी अपन बना रहे हैं, तेल गर्म हुआ, तेल में अपन जीरा वगैरह सब डालें, उसके बाद ही हल्दी को डाल देना चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से उसमें एसिमुलेट हो जाए। और हल्दी जो होती है वो पानी में घुलनशील नहीं होती है ना, वो फैट सोल्यूबल चीज़ होती है। तो हल्दी अगर आपको अंदर पहुंचानी है अपने बॉडी में उसको, तो अपने को उसमें को फैट में अच्छी तरह से घोलना चाहिए। तो इसलिए सब्जी बनाने का जो तरीका है तो वो भी ऐसा रहे कि जो हल्दी है उसको अपन फैट में, मतलब जो घी है या तेल है उसमें अच्छे तरीके से उसको अपन फ्राई करें हल्दी को, उसके बाद उसमें अपन सब्जी बनाएं, है ना। पहले के ज़माने में क्या होता था कि हल्दी कच्ची ऐसे नहीं खाते थे, घी में उसको भून के खाते थे, भुनी हुई हल्दी ऐसे सेक के रख लेते थे, फिर उसको ही ऐसे रोटी के साथ लगा के खाते थे। अभी भी हमारे गांव में मम्मी ठंडी में बनाती है उसको, तो वैसी हल्दी खाने का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। तो वो फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल की जो अपन बात कर रहे हैं ना, तो अपने को पता होना चाहिए कि किस
चीज़ को अपन इंटेक करने से उस पानी में घुलनशील वाली है। जो विटामिन को अपनों को पता ही है कौन कौन से विटामिन है जो पानी में घुलनशील है, बी और सी, है ना। और जो फैट सॉल्यूबल हैं वो कौन से हैं, ADA के, है ना। अडेक बोल सकते हैं, उल्टा पढ़ो तो कीड़ा बोल सकते हो, कीड़ा, है ना, KEDA, है ना, कीड़ा विटामिन जो। तो ऐसे जो विटामिन है वो फैट सॉल्यूबल है। तो जब भी विटामिन वाली चीज़ें ले रहे हो तो अपने को फ़ैट लेना ही। तो फ़ैट का कितना ज़्यादा रोल है अपने बॉडी में, ये अपने को ध्यान रखना। फ़ैट हमेशा ख़राब नहीं होता है। फ़ैट को हमको ऐसा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा बोल के बंद नहीं करना है कि फ़ैट जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, मोटापा बढ़ाएगा। वो तब बढ़ाएगा जब आप प्रॉपर तरीके से व्यायाम नहीं कर रहे हो ना। व्यायाम, चेष्टा करना तो ज़रूरी है। चेष्टा विहीन आदमी बीमार रहने ही वाला है। अगर आप हमेशा पड़े रहने वाले हो, एक जगह पे बैठे रहने वाले हो, तो आप बीमार रहोगे ही रहोगे, है ना। जो कुछ भी नहीं करता कम से कम चले ही सही, है ना, वॉकिंग ही करे, उसी को तो व्यायाम बोल दिया है। फिर चरक ने आके कि संक्रमण ही करे, है ना कुछ चेष्टा करनी है। हाथ पैर हिलाए, कसरत करे, योगा करे, कुछ करे। तो चेष्टा अगर इंसान करता रहेगा तो कुछ भी चीज़ शरीर में नुकसान करने वाली नहीं है। और फैट तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ़ैट मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अपने बॉडी में, है ना। जब सेल मेम्ब्रेन में ही फ़ैट मॉलिक्यूल्स हैं, एक सेल का एक जो अपन सेल की जो थ्योरी अपन देख रहे हैं उसको फ़ैट मॉलिक्यूल से ही मिलकर बनी हुई है। तो सोचो कि फ़ैट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है अपने बॉडी के लिए। घी खाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने बॉडी के लिए। तो घृतपान अपने आयुर्वेद में इतना बढ़िया दिया हुआ है कि घृतपान को मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है कि हर चिकित्सा शुरू करने से पहले उसका घृतपान करवाओ, है ना। तेल भी अपने बस्ती का किसी भी तरह से, हर एक तरह से स्नेह अपने बॉडी के अंदर डाला जा रहा है आयुर्वेद में। देखो कोई भी हर तरह के छेद में तेल डालो, है ना। देख लो तुम, अब बस्ती जो अपन देते हैं, अनुवासन बस्ती जो देते हैं, नाक से भी तेल डालो, मुंह में भी तेल डालो, कान में भी तेल डालो, शरीर के हर छेद से तेल डालो, जहाँ से भी बन सके वहाँ से तेल डालो। कुछ ना कुछ तो आचार्यों ने, ऋषियों ने सोचा होगा फैट के बारे में, है। तो अगर मोटापा बढ़ रहा होता उससे, कि नुकसान हो रहा होता, फैट कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला हो रहा होता, तो क्यों ही स्नेहन चिकित्सा होती है। तो ओलिएशन थेरेपी आजकल, नाम देखो उसका, स्नेहन चिकित्सा अपन कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, ओलिएशन थेरेपी के नाम से। और अंग्रेज जब उसको करने लगते हैं तब फिर अपने को समझ में आता है कि अरे ये मतलब कितनी बड़ी चीज़ थी। तो वो अपने को समझना चाहिए। घृतपान अपने को डेली करना चाहिए। अपन जब ये चरक वॉक शुरू कर रहे थे, जब बच्चे आते थे तो उनको मैं रोज़ बोलता था कि यहाँ तुम ठंडी में अभी आते हो, यहाँ से जब जाओ तो बढ़िया 2 चम्मच बढ़िया ताज़ा ताज़ा घी निकालो और उसको ऐसे ही दूध के साथ ले जाओ, है ना, अपने बॉडी में, जैसा भी तुमको खाना हो। तो वो ज़रूरी है, घी खाना बहुत ज़रूरी है। तो घी नहीं खाएगा तो कुछ ना कुछ उसको बाद में रिज़ल्ट उसका देखने को मिलेगा, और जो घी खाएगा उसका भी उसको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए घी खाना बहुत ज़रूरी है। घी ही सब कुछ अपने बॉडी में मेंटेन करके रखेगा। क्योंकि आज मैं शुरुआत इसीलिए किया कि सेल मेम्ब्रेन के मॉडल से। सेल मेम्ब्रेन के मॉडल में आप देखोगे कि फ़ैट है, और फैट को अपने सेल मेम्ब्रेन की इंटैक्टिटी को, उसकी फ्लूडिटी को मेंटेन रखने के लिए अपने को घी खाना ज़रूरी है। सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी, उसकी फ्लूडिटी अपन कंट्रोल कर अच्छे से रखेंगे, तो हर एक जो अपन खाना भी खाएंगे, तो कह रहे खाना नहीं लगता, शरीर में खाना नहीं लग रहा, तुम उसको रूखी रूखी चीज़ें ही खिलाए जा रहे हो बच्चे को, वो कुरकुरे, चिप्स और पोहा और ऐसी चीज़ें वो खाए जा रहा है, और फिर कह रहा है उसको खाना नहीं लग रहा। अरे तुम उसको घी तो खिलाओ, तुम उसको कुछ स्नेहन तो दो, तुम उसको कुछ स्निग्धता तो दो बॉडी में, जो उसके सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर घुसे। और जब तक सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर घुसेगा नहीं तब तक साला कुछ लगेगा नहीं एसिमिलेट होके, ना तो प्रोटीन बनने वाला है, ना DNA बनने वाला है, ना RNA बनने वाला है, कुछ भी अच्छे से नहीं होने वाला है। तो धातुओं का निर्माण देखो अब उसी तरह रुक जाएगा। तो बिना स्नेह के धातु का निर्माण पॉसिबल ही नहीं है। तो धातु के निर्माण के लिए स्नेह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। बॉडी सेल मेम्ब्रेन्स में जो भी अपन खा रहे हैं, आहार रस जो भी जा रहा है, वो आखिरी में सेल्स तक पहुंच रहा है। स्रोतस अपन यही पढ़ते हैं कि आखिरी में स्रोतस तक पहुंचता है, फिर वहाँ पे उसका नई नई धातुओं का निर्माण होता है स्रोतस में, है ना। जिस स्रोतस में पहुँचेगा उसी धातु का निर्माण हो जाएगा। रसवय स्रोतस में पहुँचा तो रस धातु का निर्माण, रक्तवय स्रोतस में पहुँचा तो रक्त धातु का निर्माण। तो धातुओं के निर्माण के लिए जो मेन आहार रस है, जो सार भाग है, उसको वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। टारगेट सेल तक पहुँचना ज़रूरी है, टारगेट सिस्टम तक पहुँचना ज़रूरी है, टारगेट स्रोतस तक पहुँचना ज़रूरी है। और वो पहुँचेगा ऐसे ही जब उसके साथ में उसकी बायोअवेलेबिलिटी डिमांड जो पूरी करने वाली चीज़ें हैं, है ना, वो चीज़ें जब उसमें आप खाओगे, जब इनटेक करोगे तब पहुँचेगी। तो घृतपान हो गया, काली मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं अपने पास जिससे बायोअवेलेबिलिटी बढ़ने वाली है और स्रोतस तक वो चीज़ें पहुँचने वाली हैं। और जब वो चीज़ें स्रोतस तक पहुँचेंगी तो धातुओं का सही से निर्माण होगा, किसी भी तरह का कमी नहीं होने वाली, और धातुएं क्षीण नहीं होंगी तो दोष प्रकोपित नहीं होंगे, है ना। दोष प्रकोपित नहीं होंगे तो खावे गुण उत्पन्न नहीं हो, खावे गुण उत्पन्न नहीं होगा तो बीमारी नहीं होने वाली।
तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम पे अपने को ध्यान देना है। अपने को सबसे पहले आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते अपने को समाज में ये फैलाना है कि आप बीमार पड़ो ही ना। बीमार नहीं पड़ोगे, अपने पास इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर तुम संहिता खोल के बैठ जाओगे, तुम पढ़ने लग जाओगे, तो एक दातून करने का भी जो विधान बताया गया है, जिसको लोग बहुत ही हल्का लेते हैं, बहुत मतलब लोग करते ही नहीं हैं दातून। कोई 12 बजे कर रहा है, कोई 1 बजे कर रहा है, चाय वाय पी, लंच करने के बाद मैंने देखा बहुत सारे लोगों को ब्रश करते हुए। तो दंतवन करने का विधान पहले था कि उसके बताई हुई है कि सभी रसों से युक्त दंतवन करनी चाहिए थी, पहले ऐसा वर्णन था कि अभी भी है, तो करे तो करे, है ना। तो नीम की दातुन करो, ऐसा मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही किसी आर्टिकल में पढ़ा कि दंतवन करने से ही डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। मतलब जो लोग दंतवन नहीं करते हैं, दातुन नहीं करते हैं, तो डायबिटीज़ उनको होना ही होना है। तो डायबिटीज़ मतलब उसमें मैं ऐसा पढ़ रहा था बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास टाइम नहीं था उतना, ट्रेन में देख रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि दंतवन करने से सबसे पहले तो नीम की दातुन करते थे, तो तिक्तरस पहले ही जा रहा है अपने अंदर, वो उसको अभी भी आदिवासी लोग जो होते हैं गांव में होते हैं दंतवन ही करते, तो ब्रश और टूथपेस्ट में नमक की सारी चीज़ें जानते ही नहीं, वो लोग केवल दातुन करते हैं। तो दातुन करने से तिक्तरस अंदर जा रहा है सलाइवा के साथ, और सलाइवा में बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया होते हैं, उसमें ऐसा लिखा हुआ था। वो नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया सलाइवा से मिक्स होकर जब अंदर जाते हैं तो वो इंसुलिन को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। मतलब इंसुलिन को एक्टिवेट करते हैं तो इंसुलिन निकलता है और जितना भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो अच्छे से हो जाता है ना। तो इंसुलिन की कमी नहीं रहने वाली दंतवन करने से। तो ये बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ लिखा हुआ है ना। जब ऋतुचर्या देखोगे, दिनचर्या देखोगे, तो दंतवन करना, है ना, तेल लगाना, कर्ण पूरण करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ऊषा पान करना, ये जो जितनी सारी चीज़ें हैं ना, ऐसी ही नहीं लिख दी गई हैं कि वेदों में लिखी थी कि वो सुबह उठना चाहिए। लोग अभी इसको बहुत धार्मिक मान लेते हैं कि सुबह उठने वाला आदमी बहुत धार्मिक है, वो इसलिए सुबह उठ रहा है, पूजा पाठ से रिलेटेड है, बहुत संस्कारी है। अरे ठीक है, संस्कारी और धार्मिक तो ठीक है, स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में देखो ना उस चीज़ को, कि आप सुबह उठ रहे हो तो मतलब आप अपने बॉडी को हेल्प कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों में, है ना। जिस तरह से प्रकृति बनी हुई, अपन रोज़ बात करते हैं यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जिस तरह से प्रकृति चलती है, अगर उस तरह से बॉडी चलने लग जाए तो किसी तरह की बीमारी होना ही नहीं है। आप प्रकृति के साथ चलने लग जाओ। आप जिस तरह से दिन सुबह हो रहा है, दिन सूर्य इसीलिए तो निकलता है, आपको बताता है कि भाई उठ जाओ, है ना। और अपने भारत देश में समय पे सूर्य निकलता है, समय पे सूर्य डूबता है, तो मतलब भारत देश के लोगों को तो ये बिल्कुल सही से फॉलो करना ही चाहिए प्रकृति के अनुसार। मतलब अपन इतने लकी हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं कि अपने को ये सब फॉलो करने के लिए मिल रहा है। प्रकृति खुद बता रही है, प्रकृति अपने को पाल रही है एक तरीके से, और आप उसको इग्नोर अगर पूरी तरीके से कर दोगे प्रकृति को, तो क्या मतलब फिर। मैंने कुछ दिन पहले एक और ट्रेन, अभी मेरी क्या लेट हो गई ट्रेन, जिस ट्रेन से मैं आ रहा था वो ट्रेन लेट हो गई 3-4 घंटे, जाते टाइम भी और आते टाइम भी। तो 2-4 आर्टिकल ऐसे पढ़ने में आ गए। मैं वृक्षों के बारे में पढ़ा, वृक्षों के बारे में मैंने पढ़ा, तो बोले कि वृक्षों में हीलिंग पावर होती है। वृक्षों से आप अगर लिपट के उसको चूम रहे हो, उससे बातें कर रहे हो और उससे प्यार कर रहे हो, तो बहुत तुमको देखना, ऐसा 2-4 दिन अगर तुम करोगे तो तुम्हारे माइंड में कुछ अलग ही क्रिएशन शुरू हो जाएंगे, अलग ही थॉट शुरू हो जाएंगे, एक अच्छी पॉजिटिविटी आएगी। तो इतने सारे पॉजिटिविटी की सोर्स हैं जो अपने चारों तरफ लगेंगे ना, वृक्षों में किसी भी तरह की निगेटिविटी है ही नहीं। सबसे पहले तो वो ऑक्सीजन देते हैं, तो उनके नीचे रहना ही चाहिए, है ना। अब इसी लोग ना, मतलब वो क्या है कि धर्मों ग्रंथों में जो लिखा है और वृक्षों के नीचे रहना है, ऑक्सीजन देना, तो ये सब एक लोगों को जुटाने के तरीके हैं, लोगों को आकर्षित करने के तरीके हैं, बताने के तरीके हैं कि आप इनके पास रहने की कोशिश करो, है ना। धर्म जो ग्रंथ हैं अपन की, भगवान की पूजा करो, उससे आपको आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी, आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। वो सब तो लोगों को उसके पास करने को डराने का एक तरीका है कि आप भगवान का अपमान करोगे तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, आप पापी कहलाओगे, ऐसा वैसा। ये सब भगवान के पास ले जाने का एक तरीका है, लेकिन एक्चुअल में जो उसका मीनिंग है वो सब सारा खेल किसका है, एनर्जी का है, जो अपन हमेशा बात करते हैं। तो एनर्जी जब वो वाइब्रेशंस जो क्रिएट होते हैं, एवरीथिंग इस जो ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, आखिरी में उत्पत्ति उनकी अपन जब पढ़ेंगे तो आकाश महाभूत से ही पढ़ते हैं, और आकाश महाभूत सीधा उसका तन्मात्रा जो है शब्द है, शब्द जो है वो एक वेव है। तो सारा खेल वेव से शुरू हो रहा है, तो अपने वेव से क्यों दूर भागते हैं। तो उन वेव्स के चारों तरफ, अपने बॉडी के चारों तरफ भी वेव्स रहने वाली है, तो उन चारों तरफ जो वेव्स रहने वाली हैं, उसका जो ऑरा रहने वाला है वो पॉजिटिव रहे, वो ऑरा, वो वेव्स पॉजिटिव रहे अपने। इसलिए अपन पूजा पाठ का नियम है, उस एक
प्राण प्रतिष्ठा करते हैं अपन एक मूर्ति की, उसके चारों तरफ अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि जब अपन पूजा करते हैं तो अपन एक साथ पांचों महाभूतों पर काम करते हैं, पांचों इंद्रियों पर काम करते हैं, पांचों तन्मात्राओं पर काम करते हैं, घंटी बजाते हैं, शब्द अपन सुनते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, नाक का काम होता है, प्रसाद खाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, स्पर्श करते हैं, अग्नि जलाते हैं तो अग्नि के रूप को देखते हैं, है ना। तो पांचों महाभूत, पांचों इंद्रियों को अपन तृप्त करने का काम करते हैं। तो देखो वही मैं कह रहा हूँ ना कि पूजा पाठ जो है केवल पाप पुण्य और इनसे रिलेटेड नहीं है, वो एनर्जी से रिलेटेड है। अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर चाहिए तो इसलिए पूजा पाठ करना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आस्तिक हूँ कि नास्तिक हूँ, कि मुझे भगवान पे यकीन नहीं है, मैं तो नहीं मानता, मैं तो सुपर नेचुरल पावर को मानता हूँ। नहीं, तुम एनर्जी को मानो, और एनर्जी अगर किसी भी सोर्स से तुमको मिले, मतलब ना कर रहे हो अगर तुम पूजा पाठ, तुमको नहीं करना है अगर पूजा पाठ, तो ये पेड़ पौधे ही हैं एनर्जी के स्रोत, उनके नीचे बैठो, है ना। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के ही ज्ञान प्राप्त हो गया था, और गौतम बुद्ध जो है अवतार माने जाते हैं, है ना, भगवान विष्णु के। तो एनर्जी मिल रही थी उनको वहाँ पे बैठ के, इसलिए तो ऐसा हुआ। तो अपन भी कर सकते हैं, अपन रोज पे जैसे अपन ने शुरू किया एक, देखो जाने अनजाने में अपने से कैसी अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाती है। अपन नक्षत्र का पौधा देखते हैं अपने, है ना, अपने नक्षत्र के पौधे से अपन कहते हैं कि बातें करो, उसकी सेवा करो, उससे गले मिलो, जैसे अपन रोज करते हैं, उसके हाथ पैर दबाओ, है ना। अपन करना शुरू कर चुके हैं इस बारे में। तो जाने अनजाने में ही अपन ये सब काम करते चले जा रहे हैं, और इसके पीछे बहुत साइंटिफिक चीज़ें हैं। और जब अपन तुम उनको करोगे तो तुमको देखने को मिलेगा। अब जैसे अपन करते हैं, मेरा जामुन रोहिणी नक्षत्र का पौधा जामुन है, और जामुन की जब मैं सेवा करता हूँ तो उससे मैं जिस दिन से मैंने ये करना शुरू किया, लगभग चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं ज़िंदगी में, मतलब एक पॉजिटिविटी जो है, वाइब्स, जो अंग्रेज लोग जिसको वाइब्स कहते हैं ना, कि वाइब्स मैच होनी चाहिए। एक्चुअल में वो एनर्जी मैच होती है, एनर्जी मैच होती है। मतलब शादी के बारे में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि शादी उसी इंसान से करना चाहिए जिससे वाइब्स मैच हो जाए, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो वाइब्स नहीं, वो एनर्जी मैचिंग होती है। और जब अरेंज मैरिज होती है तो वो अग्नि के चारों तरफ घुमा के क्या करने का काम करते हैं, दो एनर्जियों को एक करने का काम करते हैं। वो अपन पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो मतलब वो अगर वाइब मैच नहीं हो रही है तो भी हिंदू धर्म में, मतलब अपने सनातन धर्म में ये नियम है कि दो एनर्जियों को आपस में जोड़ दिया जाए। इसीलिए अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं अपन, सर्कुलर मोशन में अपन करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करते हैं, और दो लोगों को एक साथ घुमाते हैं, एक ही कपड़े से बांध के घुमाते हैं, ताकि उन दोनों की जो अरेंज जो वाइब्स हैं, जो पहले से तो वो मिले नहीं एक दूसरे से, तो अरेंज्ड वाइब्स भी जो है वो मैच हो जाए, है ना। तो वो हो भी जाती है, और फिर बोलते हैं कि 7 जन्म का साथ हो गया, है ना। वो मतलब ऐसा वो शादी में ऐसा बोला जाता है।